जब हम लोगों ने विक्स पर बात की थी तो एक चीज़ समझ में आई कि पहले 5 मिनट में मार्केट को देकर ये एक अजम्पशन लगभग लगभग बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करने की ज़रूरत है, या फिर आज कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखा जा सकता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या हुआ, आज पहले 5 मिनट का कैंडल देखिए। एक बॉडी साइज कैंडल जिसमें कोई भी विक का एक भी पार्ट नहीं है, एक बॉडी साइज कैंडल जिसमें विक है ही नहीं। ठीक है, देखिए मैं और बड़ा कर दूं, बिल्कुल क्लियर देखिए, विक है ही नहीं, अपर विक लोअर विक बहुत छोटा सा पार्ट आपको दिखेगा ना के बराबर। ठीक है, तो क्या होगा कि आज का सेशन ये प्रोबेबिलिटी रखता था कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे और ट्रेंड वन साइडेड, एक तरफा मूवमेंट की संभावना है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे जहां पर गैप डाउन के साथ ओपन हुए वो हाई ब्रेक किए। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से किए। पहली कैंडल के बाद कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव साइन होता है जब वो नियर बाई रेजिस्टेंस चल रहा हो। मैंने प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की आपको डेफिनेशन बताई है ना, क्या बता रखा है कि जब भी किसी भी नियर बाई सेलर, जहां से पिछली बार प्राइस में डाउन ट्रेंड आया है, गिरावट आई है, अगर उसी भाव के पास दोबारा जाकर कोई कंसोलिडेशन की शुरुआत हो जाए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स थे। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब था कि ऑर्डर पेंडिंग रह गए। सेलर किसी प्राइस में 1000 पॉइंट का कोई भाव है, 1000 रुपये का कोई भाव चल रहा है और वो 1000 से 970 आया, रीज़न क्या हुआ होगा, 1000 के प्राइस पर इतने सेलर एक साथ आ गए होंगे कि कोई खरीदार बायर सामने नहीं रह गया होगा, तो वहां पर सेलर्स के ऑर्डर ब्लॉक हो गए, पेंडिंग रह गए, तो प्राइस नीचे बायर ढूंढने आया। तो जो पेंडिंग ऑर्डर है, ब्लॉक ऑर्डर है, दोबारा वहां पहुंचने पर उसका रिजेक्शन दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। जब वो रिजेक्शन आपको विजुअल होता है तो आप क्लियर देखते हैं कि जहां से पिछली बार प्राइस गिरा वहीं दोबारा अगर पहुंचता है तो थोड़ा बहुत ही गिरे, उसके बाद दोबारा रिटेस्ट करेगा, फिर आता है प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करने से पहले फिर जाएगा, फिर ब्रेकआउट की कंडीशन बनती है, थर्ड रिटेस्ट, और फोर्थ में पॉसिबिलिटी होती है कि हो जाएगा अगर रिटेस्ट हुआ तो। ये जो कंडीशन है, गिरावट की बजाय यही रेजिस्टेंस इस तरह से बिहेव करने लगे, प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट के पहले रुकने लगे, तो क्या हो रहा है, जो नियर बाई रेजिस्टेंस सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो तो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन वो सेलिंग ऑर्डर्स अब एक्यूमुलेशन किए जा रहे हैं, खरीदार खरीद रहा है वहीं खड़े होकर। तो बाइंग पहले से, सेलिंग पहले से, तो वो ऑर्डर क्या करेंगे, हाई सेल जनरेट करेंगे, दोबारा से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि जो पहले से पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर है उनको कोई इक्वल कर रहा है, उसके बराबर में कोई खरीदारी ला रहा है, तभी प्राइस रुकेगा, बाकी कोई कंडीशन नहीं। नियर बाई रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा नियर बाई रेजिस्टेंस एक कंसोलिडेशन। तो मैंने आपको बताया कल की क्लास में और उसकी पिछली क्लास में क्या, कि कभी भी अगर विक्स का पहला कैंडल आपको एक बिग बॉडी साइज दिख जाए जिसमें अपर विक और लोअर विक ना के बराबर, बहुत कम रेयर केसों की बहुत छोटा अपर लोअर विक हो, तो प्राइस में आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अगर यही पहला कैंडल इस तरह का बनता विक्स में, तो आईवी किस तरह बिहेव करती कि बहुत बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट करने की कोशिश करते और नियर बाई सपोर्ट लॉन्ग करने की कोशिश करते, अगर वॉलेटाइल मार्केट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने आज के प्राइजेक्शन में देखी। अच्छा, एक चीज़ और, आज कल आप लोगों ने एक बार जाकर अपने फ्राइडे को मैंने क्लास किया होगा, सैटरडे को क्लास किया होगा, सैटरडे की क्लास में जाकर देखिएगा, ये क्लोजिंग आपको उस क्लास में ज़रूर दिख जाएगी, 44,360। ये वही प्राइस है जहां पर फ्राइडे को मार्केट क्लोज किया था। आज पूरा ही का पूरा क्लोजिंग तक गया तो इसके ऊपर तक था, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बिल्कुल इक्वल उसी प्राइस पे क्लोजिंग मिली है जो फ्राइडे को मिली थी। तो कल जहां से कॉस्ट से गिरावट आई, प्राइस दोबारा लौटकर उसी कॉस्ट पर है, जितनी बिकवाली हुई पूरी खरीद ली गई। कल के सेशन में बिकवाली और आज के सेशन में खरीदारी। अच्छा, जब बायर और सेलर का कंपैरिजन किया जाता है तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहती है,
जो सबसे लास्ट में एक्ट किया उसकी तरफ हम हैं। तो कल सेलिंग आई थी, आज क्या थी? बाइंग। तो हम किसकी तरफ हैं? बायर की तरफ। बात क्लियर हुई? जो रिसेंट अभी एक्टिविटी दिखा रहा है, अभी जो लिक्विडिटी रहा है, हम उसकी तरफ ट्रेड करते हैं। हमारे लिए वही ट्रेंड है जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो प्राइस में डिमांड दिख रही है, आज के सेशन में दिखी, ठीक है। तो आगे के लिए हम लोग बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आज का डिमांड जोन, अच्छा क्लियर कीजिए, एक तो डिमांड जोन ये है, ठीक है, और उसके पहले एक ये है छोटा सा, और ये जो डिमांड जोन है ना, इसके नीचे जब तक प्राइस नहीं रहेगा तब तक ट्रेंडी है, ट्रेंडिंग मोमेंटम, ठीक है। जब तक इसके नीचे, अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ी देर कंसोलिडेशन फिर शुरुआत हो जाएगी। ये ब्रेकडाउन ना हो और हाई भी ना निकले तो कंसोलिडेशन की शुरुआत होगी, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को एक चार्ट भेजा था मैंने, वो टाइम फ्रेम में आपको, अच्छा एक बात को समझिए, हम लोग जब मेज़र करते हैं ना प्राइजेक्शन को, तो एक बहुत रेयर चीज़ है क्या, कि 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में बायर्स, ठीक है। और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ बहुत मिस हो जाती है कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मतलब 1 घंटे के खरीदार और बिकवाल देखेंगे, 1 दिन के खरीदार और बिकवाल देखेंगे, 1 हफ्ते के खरीदार और बिकवाल देखेंगे, और ये देखेंगे कि 1 घंटे के खरीदार और बिकवालों का क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है, कि जहां से भाव गिरा 1 घंटे की कैंडल में, वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अगर आप 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। 1 दिन की कैंडल में जो पीक पॉइंट से प्राइस गिरा, वो आवरली टाइम फ्रेम से बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं 1 वीक की कैंडल में जहां से प्राइस गिरा, वो इससे जब आप कंपेयर करें तो ये उससे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम ट्रेडर जो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, वो 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे के, 3 घंटे का बहुत रेयर है कि कोई यूज कर रहा हो, 1, 2, 4 इन आवर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए जाते हैं, या फिर 1 दिन के। बिल्कुल क्लियर समझिए, 75 मिनट और 125 मिनट के टाइम फ्रेम के अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ मार्क कर लें और वहां पे प्राइस पहुंचने पर कोई रिजेक्शन देखें, नियर बाई सपोर्ट ऊपर की तरफ और नियर बाई रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, और उस पर एक एग्जीक्यूशन करें ट्रेड का, आप पाएंगे आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं। क्यों? वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम लोग उस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, उसका महत्व बहुत कम लोग समझ रहे हैं। अच्छा एक बात समझिए, 75 मिनट क्या है? 75 मिनट है सवा घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट एक्स्ट्रा। जो 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद अगले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको फेक ब्रेकआउट दिखाए जाते हैं ना, वो इसी कैंडल का हिस्सा हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ना कि जब भी ब्रेकआउट, एक कैंडल क्लोज हुआ और नियर बाय ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस यहां पर पिछली बार यहां से गिरा और एक बड़ी कैंडल यहां पर बन गई, आपको लग रहा है कि इसी कैंडल का ब्रेकआउट होकर ये प्राइस जाएगा, और अगली कैंडल की शुरुआत हुई और पहले 5-10 मिनट में ही इस कैंडल के हाई और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए। क्लियर मानिए 90% चांसेस है वो ब्रेकआउट फेलियर होगा। क्यों? कभी भी किसी भी कैंडल के शुरुआती समय में आए गए प्राइजेक्शन पर हम लोग बिलीव सबसे कम करते हैं, और नियर बाई क्लोजिंग जो प्राइजेक्शन चल रहा होता है उस पर बिलीव सबसे ज्यादा करते हैं। भरोसे की बात है ना, जो बंद होने पर खरीदने आया है इसका मतलब है उसका पहले से पैसा लगा है, या बेचने आया है बंद होने पर, और जो शुरुआत में ही, घंटे की शुरुआत में या दिन के शुरुआत में ही खरीद कर जा रहा है, क्या गारंटी है वो दिन भर खरीदारी करेगा या सुबह आकर चला जाएगा, या उसके बाद कोई सेलर नहीं आएगा। तो क्लोजिंग टाइम पर बिलीव कीजिए, ठीक है। तो ये जो आपके टाइम फ्रेम है 75 और 125, ये बहुत बेहतरीन टाइम फ्रेम, इसी का मैंने आपको एक चार्ट दिया था आज। देखिए, ये कुछ नहीं है, देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा, ये डाउन ट्रेंड बस यही तक था। मैं तब से आपसे सिर्फ यही थ्योरी बता रहा हूं कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होते हैं, जैसे कल की क्लोजिंग हम लोगों को वीक मिल गई, माइक ऑफ रखिए सर, मुझे सभी के ऑफ करने पड़ेंगे, आप लोग डाउट नहीं पूछ पाएंगे, कोई भी तकलीफ होगी। देखिए ये जो प्राइस यहां पर, मैं इसीलिए कह रहा था, ये जो कंसोलिडेशन आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना नियर बाई सपोर्ट, ये बायर एक अच्छा काल्म प्राइजेक्शन दिखा रहा है, बहुत तसल्ली से की गई खरीदारी होती है। नियर बाई सपोर्ट अगर आपको रिजेक्शन हायर मिल जाए तो समझिए बायर अच्छा नहीं है, वो उसके पास जितना पैसा था उसने एक बार में एक्ट किया है, वो सेलर को देखना ही नहीं चाहता है वो कितना सेल करना चाहता है, और सेल की गई क्वांटिटीज को खरीदना ये एक अलग आर्ट है, और इंस्टीट्यूशन इसको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं।
इसीलिए कहता हूँ कि जैसे अब आप क्लियर समझ पाएंगे। मैंने आपको वीक ऑफ थ्योरी बताई थी अभी, मुझे लगता है 2 या 3 सेशन के पहले। प्राइस गिरावट के बाद जहां से पहला रिजेक्शन ले, दोबारा रिजेक्शन लेने पर वो ब्रेक डाउन करने से पहले पिछले रिजेक्शन से बड़ा रिजेक्शन मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये संकेत है कि बायर बहुत स्ट्रांग है। ये साइन है ना, वीक ऑफ थ्योरी का साइन क्या है कि पिछली बार से बड़ी डिमांड दूसरे एक रिजेक्शन में मिल जाए। अच्छा एक बात देखिए, पिछले हफ्ते अगर आप गौर करें, इस सेशन में 3 अक्टूबर को, ठीक है, 4 तारीख को प्राइस ने क्या किया, सिर्फ एक दिन इस जोन के नीचे आया, एक सेशन की बात थी। जैसे इस जोन के नीचे आया, अगले दिन गैप अप के साथ इसके हाई ब्रेक करके प्राइस ने ऊपर कंसोलिडेशन किया और दूसरा सेशन लगा उसको हाई, 2 सेशन लगे इस हाई तक पहुंचने में जो आज का हाई टच किया है मार्केट ने। कल के सेशन में भी प्राइस सिर्फ एक सेशन के लिए नीचे आया, आज भी गैप अप के साथ पहले घंटे के बाद ही मार्केट ने कल के हाई निकाल दिए। और जितना डिमांड पिछले 2 सेशन में आया था पिछले हफ्ते रिजेक्शन के बाद सेलर के, उतना सिर्फ आज के एक सेशन में आया है। कंपैरिजन, प्राइस विद टाइम, भाव का समय के साथ कंपैरिजन, ये एक बायर का स्ट्रॉन्ग साइन है कि नहीं है? ठीक है, इन चीजों को बहुत ध्यान दिया कीजिए, प्राइस पे जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए दूसरी बात, मैं बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक कॉन्सेप्ट। देखिए ये चीज़ें आपके लाइफ लॉन्ग काम आने के लिए, ठीक है। एक क्लास में आपके लिए 1 घंटे की कर रहा हूं ना, तो कोशिश किया कीजिए जब वो वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो 1 हफ्ते बाद तो कम से कम उसको एक बार देख लीजिए, कई सारे पॉइंट्स आपसे मिस होंगे। ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, जो पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर आपको लगते हैं और आपने अभी तक अपनी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं किए उसको पॉइंट आउट कीजिए, स्टार बनाकर वहाँ पर नोट डाउन कीजिए उसको। और जो गलती लगती है कि नहीं मेरी ट्रेडिंग में ये गलती हो गई और ये मुझे सुधारनी, उसको पॉइंट आउट कीजिए। मार्केट में मॉर्निंग बैठना है, उससे पहले उसको देख कर बैठिए, ठीक है। देखिए जब आप 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, 125 मिनट, 2 घंटा और 5 मिनट एक्स्ट्रा, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि जब जब सप्लाई आई है, पहली सप्लाई में कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आपको बायर का कोई रिजेक्शन हायर नहीं दिखेगा कि बड़ी कैंडल में एक डिमांड की कोशिश की गई हो, कहीं खरीदारी की गई। लेकिन जब से प्राइस यहाँ पहुँचा है, इस जगह से देखिए, यहाँ तक तो तेज़ी से गिरावट हुई ना प्राइस में, ये कैंडल फिर उसके बाद ये तुरंत ही अगली कैंडल, तो एक झटके में प्राइस 46,200 से आया 44,500 600 तक, 586 का प्राइस दिखा रहा है, तो 600 मान लेते हैं, ठीक है, एवरेज लेवल। इसके बाद ये गिरावट जो रही, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये डाउन ट्रेड नहीं है, ये एक्यूमुलेशन है, ये गिरते हुए भाव में बनाई गई खरीदारी की पोजीशन है, बाइंग की गई हर भाव पर। ऐसी खरीदारी तब की जाती है जब बायर बिल्कुल श्योर हो कि कितना बड़ा भी सेलर हो, वो जहां तक बेच पाएगा, जहां मेरी लास्ट डिमांड पड़ी है उसके बाद उसको जाने नहीं दूंगा और उसके पहले जितना बिकवाली होगी वो मेरे फेवर में है, ऐसा बायर सोच रहा है, ऐसा बायर की थिंकिंग है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप FII DII का डेटा उठाकर देखिए, कल की खरीदारी DII की मुझे लगता है 2000 करोड़, आज की मुझे लगता है 1800-1900 करोड़, आज की भी, कल भी FII की बिकवाली, आज भी FII की बिकवाली, इसके पहले भी FII की बिकवाली। जितना वो बेच रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में DII खरीदारी कर रहा है। और मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, जब कोई बायर इस तरह से खरीदारी करने की कोशिश करे कि जितनी भी गिरावट होगी हर डाउनफॉल में खरीदारी होगी, ठीक है, जितनी भी गिरावट होगी हर डाउनफॉल में खरीदारी होगी, और अपने लास्ट बाइंग प्राइस को वो सेव कर लेंगे, जब इतना उनको बिलीव होता है तो इस तरह की खरीदारी की जाती है। आप लोग एक फ्लैग पैटर्न पढ़ते हैं ना, बियरिश फ्लैग पैटर्न पढ़ते हैं, बस उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बियरिश और बुलिश फ्लैग पैटर्न। देखिए हो क्या रहा है, यहां के बाद ये गिरावट, और इस गिरावट में आपको क्लियर दिखेगा अगर आप देखें कि ये पोटेंशियल डाउन ट्रेंड का यहां से यहां तक, और ये पोटेंशियल डाउन ट्रेंड का यहां से यहां तक। ये पहले रिजेक्शन के बाद देखिए पहला एक्यूमुलेशन, दूसरे रिजेक्शन के बाद दूसरा एक्यूमुलेशन, तीसरे रिजेक्शन के बाद तीसरा एक्यूमुलेशन, ध्यान से सुनते जाइए। फिर यहां पर एक्यूमुलेशन की कोशिश, फिर नीचे आया, फिर एक्यूमुलेशन, फिर नीचे आया, हर बार देखिए डाउन ट्रेंड इस तरह से चलता है। देखिए ये क्या हो रहा है, इस पूरे
कॉन्सेप्ट को समझिए, ये गिरावट इस तरह से चल रही है, इसको आप गिरावट कहते हैं नहीं, बायर का हर जगह रिजेक्शन है, हर जगह बायर रिजेक्ट कर रहा है सेलर को, वो एक्यूमुलेट कर रहा है, वो बस सेल की गई क्वांटिटी से थोड़ा सा कम खरीदता है, लेकिन खरीदारी लगातार कर रहा है, बाइंग नहीं बंद कर रहा है, खरीदना नहीं बंद कर रहा है। जैसे ही नया लो लगता है वो हर बार क्वांटिटीज खरीदता है, जितनी बिकवाली होती है, बिकवाली से थोड़ा सा कम बस। तो प्राइस दिखता है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक्यूमुलेशन हर नए बनाए गए लो के पास होता है। पहली बार 44,500 लगा, वहां भी हुआ, 44,300 लगा, वहां भी हुआ, 44,200 लगा, वहां भी हुआ, फिर 44,000 लगा, वहां भी हुआ, 43,800 लगा, वहां भी हुआ। जो एक नया लो लग रहा है वहां पर एक्यूमुलेशन डिमांड आती हुई दिखती है। गिरावट कैसे होती है? गिरावट ऐसे होती है, ये डाउन ट्रेंड ऐसे आता है, ये होता है डाउन ट्रेंड, ये नए लो लग रहे हैं, ये होता है डाउन ट्रेंड। इसको आप डाउन ट्रेंड कहते हैं कि एक छोटे से प्रीवियस लो से थोड़ा सा नीचे प्राइस जाके दोबारा ऊपर हाई के पास आ गया, फिर प्रीवियस लो से थोड़ा सा नीचे जाके। अगर लो ब्रेक होते हैं डाउन ट्रेंड में, लो ब्रेक होने पर एक बहुत सीवियर पैनिक देखने को मिलता है, बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ा डर होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सेलर का जो सेल करने का तरीका है वो इस ट्रेंड के साथ जा रहा है। ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो मैंने आपको ये बना कर दिया था इस तरह से, ये मैंने आपको बना कर दिया था, और मैंने आपको बताया कि नियर बाई रेजिस्टेंस अगर कंसोलिडेशन आता है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह ही तो काम कर रहा है, प्राइस को टच करता है गिरता है, टच करता है गिरता है, टच करता है गिरता है। अब मैंने आपको बताया एक कंडीशन अभी बता रहा था रेजिस्टेंस की थ्योरी, तो मैंने आपसे कहा या तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर कंसोलिडेशन कर दे, दूसरी बात रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर पहले हिट में शॉर्ट होंगे, दूसरे हिट में शॉर्ट होंगे, एक बार, अच्छा एक बार किसी रेजिस्टेंस को टच करना क्या हुआ, उसकी पेंडिंग क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन, सेलर की पेंडिंग क्वांटिटीज एग्जीक्यूट होंगी, तो प्राइस नीचे आया। जितना उन्होंने दोबारा से पैनिक दिखाया, नीचे आते आते बायर्स ने प्राइस को फिर खरीदारी करके संभाला और डिमांड क्रिएट की, फिर वहीं पहुंचाया। तो ये बायर का दूसरा टर्म हुआ, दूसरी कोशिश सेलर को काटने की। दूसरी कोशिश में अगर आप नहीं काट पाए तो तीसरी कोशिश आप मान के चलिए लगभग लगभग तय होता है कि आप ब्रेकआउट कर देंगे, लगभग लगभग, पूरी तरह से नहीं। लेकिन अगर इस बार फिर से सेलर ने आपको रिजेक्ट किया और थोड़ी सी क्वांटिटी रह गई होंगी, बस जो पहला स्विंग और दूसरा स्विंग लगा है, इन दोनों स्विंग के म्यूचुअल स्विंग के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर आया है तो समझिए फिर तकलीफ है, उसके पहले दोबारा रिवर्स होके अगर ये टच करने जाए तो अब मान के चलिए कि 90% चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा। इसीलिए जब आप लोग टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं तो आपके सामने आता है डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, 4 टाइम टॉप आता है क्या? क्योंकि चौथी बार में ब्रेकआउट हो जाता है। 3 बार तक टॉप बन सकता है अधिक से अधिक, वैसे 2 बार, डबल टॉप के बाद तीसरी बार में भी बहुत हायर चांसेस रहते हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन चौथी बार में कोई चांसेस नहीं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के वीक होने का साइन होता है। जितनी बार आप उसको टच कीजिए, आप ऐसे समझिए कि एक गेट है, आप उसको हथौड़े से पीट रहे हैं, तो पहली बार आप उस पर एक बार कोशिश करेंगे, प्रहार करेंगे तो क्या टूट जाएगा? नहीं, उसी जगह पे जहां पे पहली बार आपने कोशिश की, उसी जगह पे दूसरी बार फिर प्रहार कीजिए। दूसरी बार में भी हो सकता है ना टूटे, तीसरी बार फिर कोशिश कीजिए। तो तीसरी और चौथी बार में, पहली बार में वो कमजोर हुआ होगा, दूसरी बार में और कमजोर हुआ होगा, तीसरी बार में टूटने की संभावना है। लेकिन एक ही जगह पे हिट कीजिए। ये रेजिस्टेंस एक ही प्राइस पर होते हैं या ट्रेंड लाइन पर। ये देखिए यहाँ पर, अब ये ट्रेंड लाइन पर है, सेलर इसके ऊपर नहीं निकलने देना चाहता है। अगर निकल गया तो ये जो सेलिंग क्वांटिटी है ना, ये इतनी बाइंग आ गई है, समझ लीजिए कि डिमांड क्रिएट हो गई है। तो आज आपने क्या देखा, इसी के पास छोटे टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन चल रहे थे, इसी के पास देखिए, यहाँ पर इसी के पास कंसोलिडेशन चल रहे थे। अब हमारे लिए प्रीवियस स्विंग लो क्या है? एक तो ये प्राइस है, सबसे बेहतर प्राइस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर इस प्राइस के पीछे आप मान के चलिए कि 44,250 ब्रेकडाउन होने से पहले किसी भी कंडीशन में कल भी थोड़ी देर ये अगर गैप अप करे तो समझिए कि अभी वेट करना है, इंतजार करना है, डायरेक्ट लॉन्ग नहीं करते हैं। गैप अप के फेलियर के चांसेस रहते हैं या फिर सस्टेन करना चाहिए। गैप अप होने के बाद प्राइस कम से कम 2 घंटे किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होगा, तब कोई लॉन्ग की पोजीशन ली जाती है, उसके पहले नहीं, सस्टेन होना चाहिए। नहीं तो गैप अप के बाद तुरंत वो नीचे की तरफ प्राइस खींचता है। ठीक है, कल भी मान लेते हैं कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके यहाँ कंसोलिडेशन करता रहता है इसी ट्रेंड लाइन के पास, और करता रहे तो क्या होगा बताइए? ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लाइन के नियर बाय रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन हम लोगों के लिए सबसे बेहतर है।
अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले कल के सेशन में, और ये एक अच्छा प्राइस दिख रहा है, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। और विक्स का थोड़ा सा सहारा लेंगे जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी स्विंग लो ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो वो जोन मार करके बैठे हैं हम लोग, पता है कि क्या होगा, ठीक है, इस तरह से मार करके बैठे हैं कि पता है क्या होगा, कि प्राइस दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर जाके इसी को कोशिश करेगा, ठीक है। जब तक इस डे लो के अंदर प्राइस नहीं आता है तब तक हम लोग पूरी तरह से लॉन्ग के सेटअप्स को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं खरीदारी का मौका मिले नियर बाई सपोर्ट, जहां से पिछली बार खरीदारी आई हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी एक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये 125 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये आपको क्लियर दिखेगा। मैंने आपको एक चीज़ और मेंशन किया कि बायर जब भी खरीदारी कर रहा है तो वो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर सोच रहा है, क्या, कि ये मेरी आखिरी खरीदारी को नहीं काट पाएंगे। लास्ट बाइंग ये भी नहीं है, लास्ट बाइंग तो ये वीकली कंसोलिडेशन है। जो 5-6 हफ्ते ये कंसोलिडेशन करके गया था प्राइस, बायर की सबसे बड़ी खरीदारी वही है। कंसोलिडेशन, नियर बाई रेजिस्टेंस सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन होता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, नियर बाई रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हफ्ते की खरीदारी नियर बाई रेजिस्टेंस। प्राइस पहुंचा, पहली बार उन्होंने कोशिश की इस रेड कैंडल में, अगली कैंडल में इसको इंगल्फ करने की कोशिश की गई और 6 हफ्ते तक खरीदारी चली। कितनी आपने सप्लाई जनरेट की होगी? यहाँ से यहाँ तक गिराने में जितने भी आपके ऑर्डर थे, 6 हफ्ते रुक कर बायर ने खरीदा, और वो बस इसी प्राइस को सेव करना चाहते हैं। तो इसके लो मार करके रखना है हम लोगों को। ये लो है इसके 44,400 मान के चलिए, एक राउंड फिगर प्राइस है, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है तब तक आप मानिए कि बायर के जो भी साइन है वो खरीदारी के दिख रहे हैं। और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, एक बात बहुत क्लियर कर रहा हूँ, जब भी हम लोग कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं प्राइस को नियर बाई बॉटम पकड़ने की। क्यों? इसके बाद जो भी रैली आएगी उसको हम लोग पूरी तरह से एंजॉय करने वाले। अगर आप मान लेते हैं कि 50% मूव छोड़ देते हैं, फिर आप कहते हैं लॉन्ग करते हैं, तो 50% मूवमेंट तो आपने छोड़ दिया है, इनिशियल मूवमेंट तो आपने छोड़ दिया है। तो जब भी हम लोग इससे पहले करते आए, हर बार किया है, एक बार की बात नहीं। इससे पहले जब प्राइस 39,000 से रिवर्स हो रहा था तब भी हम लोगों ने किया था, इसके पहले जब हुआ था तब भी किया था। तो जब भी बॉटम लग रहे होते हैं तो वहां पर बहुत एक्टिव रहना होता है, ठीक है। इसके बाद जब ट्रेंड स्मूथ हो जाएगा तो हम लोगों के लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को माइंड सेट बॉटम पे ही तैयार कर रहे हैं कि लॉन्ग करने की कोशिश करनी है, लॉन्ग करने की कोशिश करनी है। 2-3 सेशन प्राइस वन साइडेड मूवमेंट करेगा। अभी आप लोगों को थोड़ी सी इंट्राडे में भी तकलीफ हो रही होगी, किस लिए? कि एक दिन प्राइस लॉन्ग में रहता है, अगले दिन शॉर्ट में रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बायर सेलर की एक फाइट चल रही है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये जोन आप इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते कि पूरी तरह से लॉन्ग करना है या पूरी तरह से शॉर्ट करना है, नहीं। अगले दिन मार्केट कुछ और होगा, अगले दिन कुछ और होगा। क्यों? बायर सेलर एक जोन में है, वो सबसे हीट मूवमेंटम में है अपने, वो अपनी तरफ प्राइस को ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग उनके प्राइजेक्शन से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जीत सकता है, और अगर हम सही हुए तो जितना मोमेंटम मिलेगा वो पूरा हम लोगों का है। बॉटम पे प्राइस को पकड़ना, और वो दिख रहा है इस समय कि हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक आज कैंडल बना था निफ्टी में, बहुत अच्छा कैंडल था, मैं आपको बताऊं। ओपन इक्वल टू लो का कैंडल। ओपन इक्वल टू लो का कैंडल समझते हैं? ओपन इक्वल टू लो का कैंडल होता है जहां पर भाव जिस भाव पर खुले उसके एक पॉइंट भी नीचे ना आए, मतलब लोअर विक मिसिंग होगी। जैसे इस कैंडल में लोअर विक है, इस कैंडल में लोअर विक है, तो प्राइस यहां तक गिर कर आया है खुलने के बाद, फिर चल कर गया। यहां तक गिर कर आया था ना कल प्राइस, फिर चल कर गया था। जब लोअर विक मिसिंग हो तो प्राइस खुलते ही जहां से खरीदारी आती है उसको कहते हैं ओपन इक्वल टू लो का कैंडल, ठीक है। तो निफ्टी 50 के लिए एक अच्छा डिमांड जोन है ये। आज का जो लो है ये निफ्टी 50 के, आप मान के चलिए अगर ये लो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं तो निफ्टी 50 इससे पहले आपको हाई ब्रेक करते हुए दिख सकता है, ठीक है। इसके पहले आपको हाई ब्रेक करते हुए दिख सकता है, और ये अच्छी डिमांड जोन है, बहुत अच्छा प्राइजेक्शन है। मैंने आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन के रूल बताए थे। मैंने कहा था कोई भी एक नीचे लगने वाले इवनिंग स्टार की तरह ये होता है ना, इसके ऊपर देखिए इतने समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार कोशिश की, आज प्राइस ने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है, और आपको ये दिख रहा होगा 3 से 4 दिन का फ्लक्चुएशन नहीं,
प्राइस ने ये हाई यहाँ से देखिए, ये कंसोलिडेशन, ये इतने सेशन का है, 3 3 6 3 9 1 10 और एक कैंडल जो लो लगा कर गया 11 सेशन से। 11 सेशन से प्राइस एक ही जगह फाइट कर रहा है, एक्यूमुलेशन एक ही जगह चल रहा है, और लड़ाई कौन सा बायर कर रहा है? ये बायर। ये 3 कैंडल्स में जो लास्ट कैंडल का लो है वही बायर है इस इंगल्फिंग के बाद। तो ये एक अच्छी खरीदारी है, बहुत अच्छी खरीदारी। आज आपको इतना बड़ा मोमेंटम निफ्टी में नहीं दिखा, बैंक निफ्टी में दिखा। क्यों? लार्ज कैप में रिलायंस सिर्फ आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर रिलायंस और आउट परफॉर्म कर रहा होता तो आप देखेंगे जितने लार्ज कैप चल रहे हैं सभी लार्ज कैप, कोल इंडिया देखिए जाके मोमेंटम 300 के ऊपर निकल गया है। जो भी लार्ज कैप मोमेंटम है सब के सब बहुत अच्छे प्राइस हैं, और जो नहीं चले हैं वो एक्यूमुलेशन में चल रहे हैं, वहाँ खरीदारी चल रही है। ठीक है, मैंने अभिषेक सर से कह दिया था, उन्होंने आपको रियल्टी की बास्केट दे दी होगी। ठीक है, वो बहुत अच्छी खरीदारी है। वहाँ पर बाई ऑन टिप जितना, आज देखिए रियल्टी सेक्टर 4% ऊपर क्लोज किया है, 4%। रियल्टी सेक्टर में जो भी स्टॉक, कल मैं गोदरेज की बात कर रहा था, 6-7% के ऊपर कहीं क्लोजिंग मिली होगी। ठीक है, बहुत अच्छे प्राइस एक्शन है ये। डीएलएफ कल बता रहा था, देखिए कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। रियल्टी का बास्केट आपको मॉर्निंग में ही मुझे लग रहा है दे दिया गया होगा, देखिए चेक कीजिएगा। नहीं सर, नहीं मिला, बढ़िया चेक करें। ठीक है, मैं एक बार और कहता हूँ, मिला है? किसी को पता है? किसी को मैसेज मिला है? नहीं आया? चलिए मैं कह दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैंने मॉर्निंग में बोला था, हो सकता है कि दिमाग से निकल गया। चलिए ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको, आज मिल जाएगा। अभी अभी बोल दूंगा, अभी क्लास के बाद वो आपको सुबह तक तो दे ही देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले। एक पैटर्न आपने बताया था, बताइए। जो 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स ग्रीन हायर हाई बना दे। हाँ, तो वो आज हमने फिर निफ्टी में कैच किया। हाँ, तो वो 15 मिनट पे था, तो क्या हम 15 मिनट में उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, आवरली पर भी देख सकते हैं। वो मूव आया था, जो बड़ा मूव था वो उसी के बाद आया। हाँ, वो जब जब आपको मिलेगा तब आप उसको ट्रेड कर पाएंगे, जहाँ भी मिलेगा, किसी भी प्राइजेक्शन में, किसी भी टाइम फ्रेम पर उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बॉलिंजर बैंड पर। ठीक है, आप लोगों का सबसे ज़्यादा डिमांड है कि सबसे पहली क्लास इसी पर की जाए। चलिए आज करते हैं, और कल हम लोग कैंडल स्टिक इंडिविजुअल एक एक कैंडल्स की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, पहला कैंडल जो हम लोग सीखेंगे वो एक सेटअप की तरह होगा कि किसी भी सबसे, जो भी मैं बात कर रहा था कि किस टाइम फ्रेम का कितना महत्व है, तो वो एक सेटअप की तरह होगा। ठीक है, तो कल हम लोग उसकी बात करेंगे। बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड की थ्योरी को समझ लीजिए, बॉलिंजर बैंड क्लियर हो जाता है। देखिए प्राइजेक्शन से कैसे रिलेट करता है, कैसे संबंधित है बॉलिंजर बैंड। जो चीज़ें आप देख नहीं पाते हैं ना, वो बॉलिंजर आपको एक टूल में बता देता है कि ये इस चीज़ को ट्रेड किया जा सकता है। और अच्छा, बॉलिंजर बैंड का सबसे बेहतर जो यूज़ है वो 2 जगह होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट में होता है। इन्वेस्टमेंट में जब आप ये देख रहे हो कि कौन स्टॉक अब जाकर मल्टी बैगर बनेगा। मल्टी बैगर का मतलब है 2-3 गुना होने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, 3-4 गुना होने की तो पूरी ही पॉसिबिलिटी रखता है, 3x 4x से कम रिटर्न नहीं देगा। दूसरी, इंट्राडे में जब आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको जब मोमेंटम चाहिए हो 5 से 7%, 8%, इंट्राडे में इक्विटी से इतना रिटर्न चाहिए हो, तब आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों थ्योरीज में एक चीज़ बहुत क्लियर है, क्या? जहाँ पर रिवॉर्ड हायर रहते हैं वहाँ पर रिस्क भी हायर रहता है। जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव ज़्यादा है, तो आप चढ़ाव के लिए ट्रेड कर रहे हैं, अब ट्रेंड के लिए ट्रेड लेंगे ना, तो पहले से अब ट्रेंड ज़्यादा है तो नीचे गिर कर भी प्राइस तेज़ी से आएगा, चल कर भी तेज़ी से जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा, जितने स्टॉक आप देख रहे हैं, IRFC देखिए, BSE देखिए, जो भी स्टॉक आप लोगों के पास, हुडको को देखिए, तो डाउन ट्रेंड भी, डाउनफॉल तेज है, अप ट्रेंड भी तेज है। क्यों? वो बुल रन के स्टॉक है, वहाँ पर हैवी मोमेंटम है, वो गिरेंगे तेजी से, करेक्शन तेजी से लेंगे, फिर चढ़ेंगे भी उतनी तेजी से।
तो है क्या, इन्वेस्टमेंट में तो तकलीफ कम आएगी। क्यों? आपने खरीदारी की है मंथली टाइम फ्रेम पर या फिर वीकली पर, तो वहाँ पर आप होल्ड कर ले जाएंगे, पैनिक को आप निकाल ले जाएंगे कि 10, 12, 15, 20% की गिरावट आई, क्योंकि हम लोगों के टारगेट तो 2-3 गुना है, तो 20-30% से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप इस कंडीशन को समझ जाएंगे ये काम कैसे कर रहा है। लेकिन इंट्राडे में जब आप 8 से 10% के मोमेंटम के लिए या 7-8% मोमेंटम के लिए जाएंगे, मैं आपको बताऊं, बॉलिंजर बैंड पे आप स्टॉक को पकड़ लीजिए, ठीक है, कैच कीजिए और उसके फॉर्मेशन को ट्रेड कीजिए। अधिकतम समय आप पाएंगे, अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो आप पाएंगे कि अपर सर्किट में लॉक होगा, 20%, 15, 10 जो भी उनके अपर सर्किट जहाँ भी लग रहे होंगे वहाँ पे लॉक होगा, उससे पहले कहीं रुकावट नहीं। लेकिन आपके स्टॉप लॉस भी 2 से 4% के होते हैं। क्यों? आपको खरीदारी मिलेगी इंट्राडे मोमेंटम में जो दिन की ओपन प्राइस से होगा 2-2.5% ऊपर। बहुत कम आप पाएंगे कि आप मोमेंटम से पहले प्राइस को पकड़ लें। इस चीज़ को मैं एक कॉन्सेप्ट में आपको बता सकता हूँ, एक लाइन में भी कह सकता हूँ। अगर कोई स्टॉक इंट्राडे मॉर्निंग में आपको 9 से 10 बजे के बीच, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 9:15 से 10:15, मैंने बहुत ट्रेडिंग की है इन सब चीज़ों पर और बहुत इक्विटी में इतना पैसा बनाया, आप यकीन नहीं कर पाएंगे जीवन में अपने। इक्विटी से बहुत पैसा बनता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है, 1 मिनट में मैं दोबारा से आपको जानकारी। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, आप इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, अपने पास इन चीज़ों को लिख कर रख लीजिए एक रूल की तरह। इसके लिए प्राइस की बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती, बहुत महत्वता नहीं। 9:15 से 10:15 तक अगर कोई प्राइस खुलता ही है या फिर ओपन होते ही पहले आधे घंटे में 4 से 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, फिर उस जाकर ये देखिए कि इसका अपर सर्किट कहाँ क्लोज होता है, 10% पर है इसका लिमिट या 20% पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि ये स्टॉक मिड कैप या स्मॉल कैप का है कि नहीं है, लार्ज कैप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक होना चाहिए। और 9:15 से 10:15 के बीच में किसी भी तरह गैप अप के बाद, अगर गैप अप हुआ है तो 1 घंटे तक कम से कम रुके, कंसोलिडेशन करता रहे, रुका रहे, 5% सस्टेन करना चाहिए, 4-5%। अगर खुल कर गया है तो भी सस्टेन करना चाहिए 4-5%। और अगर चल कर गया है और रुक रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक है, उसका अपर सर्किट 20% पर लगता है, 12, 12:30 के पास वो उस हाई को ब्रेक करेगा जो मॉर्निंग में लग गया है, आप उसको पकड़िए, स्विंग लो का स्टॉप लॉस डालिए, हाई ब्रेक होने पर, हाई ब्रेक बाई, बस इतना ही करना है। वो आप पाएंगे 12-13% चल के जाएगा या फिर 20% में लॉक हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस क्या है, डे लो, जो 4-5% चल के गया है ना, वो आपका एसएल है वहां पर। या फिर स्विंग लो रखेंगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि टच कर सकता है। क्यों? वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आज मोमेंटम ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको, और आप कर देखिए, ये तो चीज़ें लाइव मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हैं ना, बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होगा, कर देखिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेंगे जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में करके देखेंगे वो एक्सपीरियंस आपका बहुत अलग होगा। यही बॉलिंजर बैंड की थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताई। देखिए, कोई स्टॉक ओपन होता है 9:15 पर, कॉस्ट पर ओपन हुआ या 1% ओपन हुआ या 1.5-2% ऊपर ओपन हुआ, लेकिन पहले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में 11, 10:30 तक आप मान लीजिए, एक लास्ट चीज़, ठीक है, ये देखिए कि वो स्टॉक 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4, 5, 6%, 7%, इतना तो करना चाहिए, 4% से नीचे नहीं होना चाहिए, 4%, 5%, 6%, 7% ऐसे ट्रेड कर रहा हो। फिर ये देखिए, ये लार्ज कैप का स्टॉक तो नहीं है, किस इंडेक्स से आ रहा है, मिड कैप है या स्मॉल कैप का है, ठीक है, कोई भी नाम हो। देखिए, जब हम लोग भाव ट्रेड करते हैं तो नाम नहीं देखते हैं, लिक्विड है या लिक्विड है कोई फर्क नहीं, बस प्राइस अच्छा दिख रहा है, आज लिक्विडिटी दिख रही है, बात खत्म हो गई, ठीक है। वो 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 6%, अब वो 11 बजे तक करना चाहिए। अगर मॉर्निंग में पहले वो ओपन हो गया है, ओपन होने के बाद चल कर गया है, तो 11 बजे तक सस्टेन करना चाहिए, 10:30 तक, 10:15, 11 तक।
अगर वो सस्टेन कर गया है इतना ऊपर, तो समझिए अब जब भी उसके हाई, देखिए सेकंड जब दूसरी खरीदारी आती है ना दिन की, उसका समय है 12:30-1 बजे के आसपास, 1:30 आएगी या 2 बजे, जितने समय भी अगर 12-12:30 के आसपास वो उस हाई को ब्रेक कर दे, वहां पर एंट्री लेनी होती है। एंट्री लेने के बाद आप उस स्टॉक को रखे रहिए, क्लोजिंग टाइम तक वो अपर सर्किट में क्लोज करेगा या 12 से 13-14% चल के क्लोज करेगा, 17%, 10% से नीचे किसी कंडीशन में नहीं रहेगा। बस वो लार्ज कैप नहीं होना चाहिए। लार्ज कैप 5-7% चल लेते हैं, फिर वो थक जाते हैं सर, हफ्ते के 1 दिन मोमेंटम दे लेंगे, फिर 4 दिन को आराम चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन बनी हुई है, उनको भी देखना है। जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इक्विटी में सिर्फ बाइंग की जा सकती है, मिड कैप स्मॉल कैप, और जितना चाहें, छोटे 1000 करोड़ का पूरा उनका मार्केट कैपिटल है, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, अगर 100-150 करोड़ की खरीदारी है, वो 2-20% के अपर सर्किट लगा सकते हैं। आप बहुत छोटे खरीदार हैं, आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लगाकर इक्विटी खरीद कर जाएंगे, तो उस बीच में आप पैसा बना ले जाते हैं। यही बॉलिंजर बैंड आपको सिखा देता है करना, समझिए। खरीदारी का तरीका बॉलिंजर बैंड का क्या है? 3 लाइनें होती हैं इस तरह से, 3 रोज। मैंने बताया हुआ है आपको, एक दिन बताया था अभी पिछली किसी क्लास में। अब देखिए, ये मिडिल लाइन है, ये औसत है, ये औसत है 20 का। अच्छा, 20 का एवरेज आपको क्या बता रहा है? यही बताऊंगा कैसे प्लॉट करना है, सब कुछ बताऊंगा। 20 का एवरेज आपको क्या बता रहा है? आप जिस भी टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, तो उसका मिडिल लाइन आपको उस टाइम फ्रेम की 20 कैंडल, डेली टाइम फ्रेम तो हर दिन का 1 कैंडल, तो पिछली 20 कैंडल का औसत निकाल के दे रहा है। औसत क्या कैसे निकलता है, जरा इस कंडीशन को समझिए। 20 दिन के औसत का मतलब क्या है? 20 दिन के एवरेज का मतलब है कि अगर आज मैंने बाजार में 20 रुपए की खरीदारी की, कल फिर मैंने 10 रुपए की खरीदारी की, अगले दिन फिर मैंने 20 रुपए की खरीदारी की, और अगले दिन फिर मैंने 10 रुपए की खरीदारी की, तो आपसे कोई पूछिए कि औसत खरीदारी क्या आई हुई आपकी? औसत खरीदारी, रोज औसतन आप कितना पैसा लगा रहे हैं? तो आप पाएंगे 20-20, 40 और 20-60 कितने दिन में खरीदारी की है? 4 सेशन में। तो जितना आपने पैसा लगाया, 60 रुपया लगाया, और 60 रुपए 4 दिन में लगाए, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको औसत पता लगता है कि ये आपका हर दिन औसतन आपने 15 रुपए की खरीदारी की, औसत। एक दिन 20, एक दिन 10, एक दिन 20, एक दिन 10, ठीक है। अच्छा, ये आपकी खरीदारी हुई। इसी के सामने सेलर भी तो हैं बाजार में, आपकी खरीदारी से ही सिर्फ सब कुछ चलेगा क्या? ठीक है, उन्होंने डेली जो बिकवाली की है औसतन, एक दिन 5 रुपए का बेचा, एक दिन 10 रुपए का बेचा, फिर 5 रुपए का, ऐसे करके, तो उन्होंने औसत जो बिकवाली की है वो की है 10 रुपए की रोज 4 दिन में। तो आपने 15 रुपए की औसतन खरीदारी की, इन्होंने 10 रुपए की बिकवाली की, तो काट पीट कर 5 रुपया आपका औसत रूप से ज्यादा बाजार में गया। इस 5 रुपए औसत रूप से रोज बाजार में ज्यादा जाने से जो फर्क आएगा, वो किस में आएगा? भाव में आएगा ना, डिमांड में आएगा, कि भाव ऊपर चढ़कर जाना चाहिए। 5 रुपए कल, 5 रुपए उसके पहले, 5 रुपए उसके पहले, और 5 रुपए आज, 4 दिन में 5-5 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा सेलर से। तो औसत क्या होगा? थोड़ा सा, अगर पहले 12 रुपए का भाव था, तो अब 5-5 रुपए रोज पड़ने से हो सकता है 12 रुपया 20 पैसा हो जाए। क्यों? 5 रुपए पॉजिटिव खरीदारी आई। तो औसत किसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ज्यादा खरीदारी हुई होगी तो औसत ये क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। अगर ज्यादा बिकवाली हुई होगी तो औसत नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर खरीदारी ज्यादा हुई है तो औसत कर्व करेगा अप साइड, अगर बिकवाली ज्यादा हुई है तो औसत कर्व करेगा डाउन साइड। तो एवरेज की कर्विंग जब औसत पे क्लास करूंगा तब बताऊंगा कि कर्विंग का कितना बड़ा फर्क होता है, आप लोग इसको देख नहीं पाते। ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, ये जो मैंने यहां यूज की थी कि इस तरह से ये कर्व, आप एवरेज लगा लीजिए 10 का, इसी तरह का कर्विंग दिखेगी, एवरेज लगाइए 10 का, इसी तरह की कर्विंग दिखेगी। ये जो थ्योरी बता रहा हूं, आप लगाइए एवरेज 20 का, इसी तरह की कर्विंग दिखेगी आपको, कुछ अलग नहीं दिखेगा, इसी तरह की लगभग कर्विंग आ रही होगी। हाँ, इस जगह से आ रही होगी ऐसा नहीं, बीच में यहाँ से लाइन निकल रही होगी, यहाँ से कर्विंग इसी तरह से आ रही।
वो बता रहा है कि वेटेज बायर का बढ़ते हुए क्रम में, गिरावट जितनी तेज थी वो धीरे धीरे धीमी हो रही, कर्व घूम रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है ये एवरेज? जो पैसा बाजार में आया है और सेलर बायर को एक दूसरे को काटने पीटने के बाद जो रह गया उसको औसत बता रहा है। अगर कल के सेशन में 5 रुपया ज़्यादा रह गया, उसके पहले और आज 4 सेशन में मिलाकर 20 रुपया ज़्यादा रह गया और 12 रुपए का शेयर था, तो 20 रुपए के जो ज़्यादा रहने का प्रभाव पड़ेगा, औसत बढ़ जाएगा, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, एवरेज भाव बढ़ जाएगा। कल 1 पैसे बढ़ा, आज 1 पैसे बढ़ा, कल 1 पैसे बढ़ा, आज 1 पैसा बढ़ा, तो रोज 1 पैसा बढ़ रहा है, तो औसत क्या है? 1 पैसा बढ़ गया। एक दिन 2 पैसा बढ़ा, एक दिन कुछ नहीं बढ़ा, एक दिन 2 पैसा बढ़ा, एक दिन कुछ नहीं बढ़ा, तो भी एवरेज 1 पैसा रोज बढ़ गया ना। 4 सेशन में 4 पैसा, औसतन रोज 1 पैसा। बात क्लियर हुई? इसी तरह हम लोग एवरेज से बॉलिंजर बैंड को यूज करना सीख लेते हैं। कैसे? अब समझ में आ गया कि कोई भी एवरेज प्राइस हो वो ये बताता है कि खरीदारी या बिकवाली का डायरेक्ट इंडिकेशन है वो कर्विंग से। अब समझिए, कहीं भी ये एवरेज एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, सीधा, ना तो ये कर्विंग ऊपर कर चुका था, अब ये सीधा चल रहा है, कर्विंग नीचे कर चुका था, अब ये सीधा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? औसत खरीदारी जो इस लेवल पे थी वो यहाँ है, औसत बिकवाली जो इस लेवल पे रही होगी वो यहाँ। क्यों? औसत भाव ही नहीं बदला, तो इक्वल डिमांड और इक्वल सप्लाई को ही तो बता रहा है, बराबर खरीदारी और बराबर बिकवाली को ही तो दर्शाया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? क्या हुआ? कल अगर 20 रुपए की खरीदारी और 20 रुपए की बिकवाली आई तो प्राइस कहीं जा पाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा, ना कोई डिमांड है ना कोई सप्लाई है। फिर अगले दिन वही हुआ। इसका मतलब है कि डिमांड सप्लाई बराबर है और एवरेज एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। डिमांड और सप्लाई कब बराबर होती है? सोचिए, अभी मैंने बताया कि हम किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और वहां पर जाकर प्राइस रुक गया, तो इस जगह के बाद एवरेज भी तो रुक गया होगा ना। एवरेज क्या चल रहा होगा? क्या नहीं, वो भी रुक गया होगा, क्योंकि प्राइस ही नहीं चल रहा है तो एवरेज कहां से आगे बढ़ेगा? पिछले 1 घंटे पहले भी भाव 100 रुपया था, उसके 1 मिनट बाद भी 100 रुपया था, उसके 1 मिनट बाद अगले 60 मिनट तक 100 रुपया था, तो एवरेज तो 100 रुपये के भाव पर हर मिनट निकाला जा रहा है, तो हर मिनट जब 100 रुपये का भाव है तो औसत भी 100 रुपया ही रह जाएगा, कुछ बढ़ा ही नहीं। ये कब संभव हुआ? जो सेलिंग आ रही थी वो पहले से आ रही थी, और इक्वल किसने किया इस सेलिंग को? डिमांड ने, खरीदारों ने, तो प्राइस एक जगह रुक गया। इसका मतलब है ये खरीदारी क्यों कब की जाती है? जब बायर एक्स्ट्रा मोमेंटम लाना चाहे, मतलब इस सेलर को अभी के अभी काटना चाहे। इक्वल डिमांड और इक्वल सप्लाई तभी आएगी जब कोई बड़ी खरीदारी या बड़ी बिकवाली हो रही हो। अगर आप प्राइस में ये देख पाए कि खरीदारी हो रही होगी या बिकवाली, तो क्लियर हो जाएगा। नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस खड़ा है, अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्ट्रेट हो गया, बीच का लाइन बॉलिंजर बैंड का, इसका मतलब है कि खरीदार खरीदने की कोशिश कर रहा होगा। यहां पर क्या होगा? ये इतना स्क्वीज हो जाता है। देखिए, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, कि संकुचित हो जाना, संकुचन। कैसे ये होता है? ये इस तरह से, अब सोचिए, हर जगह प्राइस एक ही, 100 रुपए यहां भी, 100 रुपए यहां भी, 100 रुपए यहां भी, हर जगह वही प्राइस है। इक्वल डिमांड कर दी है, किसने? सप्लाई की अगेंस्ट। खरीद सेलिंग पहले से पड़ी है, डिमांड उसके बराबर कर दी है। जब इस तरह से एवरेज आ जाए तो समझिए कोई बड़ी एक तरफा मोमेंटम के लिए खड़ा है, अब वो किसी तरफ हो, तो कभी भी ये ऊपर वाली और नीचे वाली किसी लाइन में, एक बार पहले स्ट्रेट लाइन में है, तो दोनों ये जो ऊपर नीचे के बैंड है ना, वो इस स्ट्रेट लाइन, मिडिल लाइन, औसत के पास आ जाएंगे, औसत के पास आ जाएंगे। इसी को हम लोग कह रहे हैं स्क्वीज हो जाता है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है, संकुचित होता है। किसी भी समय ये अपर लाइन को अगर ब्रेकआउट कर दे तो समझिए इतनी देर तक, जब तक ये लाइन एक सीधी रेखा की तरफ रही है, लगभग, देखिए आइडियल कंडीशन नहीं होती, लेकिन लगभग पूरी ऐसी रहेगी, तो ये जो संकुचन है ना, ये एक बड़ी ब्लास्ट की तरफ बढ़ता है कि बड़ी डिमांड या बड़ी सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है। बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अगर ये अपर लाइन जो इसके ऊपर की रेखा है इसको ब्रेकआउट कर दे तो समझिए अब ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। इतनी देर खरीदारी का प्रभाव है, औसत अब बहुत तेजी से बढ़ेगा।
अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे तो औसत बहुत तेजी से गिरेगा, ब्रेक डाउन का प्रभाव। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अगर ये ऊपर गया तो मिडिल लाइन जो ये 20 का औसत है, इसी औसत के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के इसको लॉन्ग कर देते हैं, जहां तक जाइए चलते जाइए। जैसे आज का प्राइस देखने की कोशिश करें, आज हम लोगों ने देखा ना, छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा होगा, क्या दिखा है बताइए, प्राइस में दिखा है ना। अगर आप प्राइस को नहीं देख पा रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड आपके बहुत काम की चीज है। देखिए ये यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहां पर आइए बॉलिंजर बैंड को लगाइए, ये बॉलिंजर बैंड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा, ये आ गया। ये देखिए ये लाइन कैसी हुई है, मिडिल लाइन, देखिए ये येलो लाइन, मिडिल लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अब प्राइस बस इसके बीच में कहीं भी है, कोई मतलब नहीं, स्ट्रेट लाइन है। अब पता है कि अगर किसी भी तरह से एक कैंडल इस पूरे बैंड से बाहर निकल जाए, इन तीनों रेखाओं से कहीं बाहर निकल जाए, तो समझेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया। अब ये एक कैंडल इसके बाहर निकल गई, तो क्या किया, औसत भाव मिडिल लाइन के नीचे का एसएल डाल के लॉन्ग कर दिया। अब जहां तक प्राइस आ रहा है वहां तक हमारे टारगेट, यहां तक गया, इसके बाद यहां पे देखिए ये इसको नीचे क्लोज किया, यहां पे बाहर निकलना है, एक स्ट्रेट लाइन। और ये देखिए ये बॉलिंजर बैंड इतना बड़ा है, ध्यान से देखते जाइए, ये बॉलिंजर बैंड इतना बड़ा है, पहले ये स्ट्रेट हुआ, बॉलिंजर बैंड पहले क्या हुआ, स्क्वीज हुआ, छोटा रह गया भाव, संकुचन, और उसके बाद फिर बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह से। चलिए आज इतना ही समय है, आज यहीं तक रखते हैं, कल मैं इसको दोहराऊंगा, अगर कम समझ आया होगा तो इसको दोबारा से दोहराऊंगा, और इस थ्योरी को कल हम लोग बहुत क्लियर करेंगे। हाँ बताइए। ये जितने भी हम ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इनमें सर इन कंडीशंस में प्राइस सेलेक्ट करना और उनके एसेट को उस पे हम बात करेंगे आगे सर। हाँ बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। ठीक है, जितना मैंने बताया, कोई और डाउट हो पूछ लीजिए, किसी को भी कोई और डाउट। चलिए कोई संभावना सर बॉलिंजर बैंड की जो ये संभावना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या नहीं, बस आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन, एसएल को मेंटेन कर पाइए। देखिए अब मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट नहीं कर सकते इस जोन में। अगर यहाँ लॉन्ग पता हो कि यहाँ खरीदारी कर देंगे तो एसएल बहुत छोटा है, यहाँ लॉन्ग करने पर एसएल तो बहुत छोटा है, ठीक है, 50 पॉइंट में निकल जाएंगे बाहर अगर इसके नीचे आया तो। अब ये ब्रेकआउट हुआ है तो सोचिए ये प्राइस क्लोज करने गया 150 160, अब मुझे एसएल लेना है इस 040 के नीचे, वो भी क्लोजिंग का, तो 150 पॉइंट 110 120 पॉइंट का एसएल इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रहा है। लेकिन एसएल बड़ा है, हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड देकर जाता है, ये तय है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह आप लिक्विड स्टॉक्स में देखेंगे, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ इक्विटी में, वो इसी तरह के, आप किसी भी, मैं आपको बताऊं, अभी जाकर आप चेक कीजिए इंट्राडे में, आप सर्च कीजिए जाके जो स्टॉक 15-20% पे आज क्लोज किए, 10% के ऊपर, और प्राइजेक्शन बॉलिंजर बैंड को चेक कीजिए जाकर, बॉलिंजर बैंड के बिना प्राइस चलकर जा ही नहीं सकता। कल इसकी थ्योरी को हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये सुबह मॉर्निंग में ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ बताइए, इंडेक्स के लिए आधा 1% का 0.5% के ऊपर खुलना इंडेक्स का किसी छोटे स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटल बहुत छोटा है, उसका 5% के ऊपर खुलने के बराबर या इससे ज़्यादा तो है ही, मानते हैं इस बात को। तो आधे % से ज़्यादा ब्रेकआउट, गैप अप, और उसके बाद मैंने क्या कहा, प्राइस को सस्टेन करना चाहिए, प्राइस सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मैंने कहा अगर 10:30 11 तक कर गया है तो देखिए कर गया है, इसके बाद 12 बजे के बाद आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो देखिए ये 12 बजे का कैंडल आपको ब्रेकआउट दे रहा है। इसी तरह की पॉसिबिलिटी को हम लोग ट्रेड, बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन होता है यहाँ पर, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है ट्रेड करने की। ठीक है, चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।